हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर&पी एकेडमी। आज की इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हमारी मिली है कांता की स्टोरी। पर हम पहले इस कांता की स्टोरी को पढ़ें उससे पहले हमें क्या करना है, इस चैप्टर के नाम को हमें पहले अच्छे से समझना है। तो देखते हैं यह है यूनिट नंबर 1। तो इस यूनिट का नाम है इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। हमारे इस यूनिट का नाम है इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी पहले हमें ये समझना है, टॉपिक का नाम समझना है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी मतलब समानता इन इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हर एक व्यक्ति को हम जनता को राइट होता है अपने खुद का लीडर चुनने के लिए। हमें राइट होता है, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हो गया, यूनिट का नाम हो गया ये। अब अभी आ गया है हमारा चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी। मतलब इस चैप्टर में हम जो कुछ पढ़ेंगे इक्वालिटी के ऊपर ही पढ़ेंगे। मतलब क्या इंडिया में क्या सब रूल्स वगैरह होते हैं इक्वालिटी के लिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कास्ट वगैरह के बारे में यही सब इस चैप्टर में होने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी in the class 6 book. In the class 6 book, we looked at the key elements of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. तो क्या है, हम जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। सबसे पहले ये आपको जानना है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। तो आपको पता है इंडिया, मैंने भी बताया डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अपने क्लास 6 के बुक में भी पढ़ा है। वी लुक्ड एट दी की क्लास 6 के बुक में हमने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के की एलिमेंट के बारे में देखा था। दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होता है वो क्या इंक्लूड करता है? पीपल का पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का जो समाधान, इक्वालिटी और जस्टिस मतलब न्याय। इक्वालिटी समानता और न्याय। Equality is a key feature of democracy and influences all of its aspects. ठीक है, aspects of its functioning. Equality is the key feature of a democracy. Equality क्या होता है कि हमारे डेमोक्रेसी का की फीचर होता है और इसके सारे एस्पेक्ट्स को, इसके फंक्शनिंग के सारे एस्पेक्ट्स को वो इन्फ्लुएंस करता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इक्वालिटी के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। What is it? Why it is important in a democracy and whether or not everyone is equal in India? Let's begin by looking at कांता स्टोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं ये कांता की स्टोरी को देखकर। चलते हैं हम कांता की स्टोरी की तरफ। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन के लिए लोगों ने यहाँ पर लाइन लगाई हुई है। तो सबसे पहले लाइन में कौन है? ये लाइन में सबसे पहले हमारे लाइन में है मंजीत काउर जो एक टीचर है। उनके पीछे खड़े हैं तेजा सिंह जो कि एक टीचर है। उनके पीछे खड़े हैं गिरीश राव जो कि एक स्टूडेंट है। और जो गिरीश राव के पीछे खड़े हैं हमारे इस कहानी की जो मेन जो है कांता देवी। ये कांता देवी जो कि डोमेस्टिक वर्कर मतलब जो कि घर में काम करती है, जैसे कि मेड हो गए। मेड इसका मतलब होता है जो घर में जो काम करते हैं वो हो गए डोमेस्टिक वर्कर। ये होगी कांता देवी और ये उनकी दोस्त सुजाता कुमारी। ये दोनों भी लाइन में खड़े हैं। देखते हैं अब उनके पीछे कौन कौन खड़े हैं और ये लाइन यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। आपके पेज में ये पूरी लाइन दिखेगी पर एक PDF है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब्दुल रहमान, ये कांता देवी के सुजाता कुमारी के पीछे फिर खड़े हैं अब्दुल रहमान जो कि एक आर्टिस्ट है। उनके पीछे शबनम बानो जो कि एक हाउस वाइफ है। उनके पीछे ग्रेसी लेलिंग, उनके पीछे आइजैक लेलिंग, फिर
रुखसना मिर्जा, योगराज और फिर अशोक जैन। अशोक जैन कौन है? अशोक जैन है जिनके घर पर कांता काम करती है, वो है अशोक जैन। तो हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। ऑन द इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वेर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. तो क्या होता है कि कांता जो है, ये है कांता। कांता किसको बोलती है? सुजाता। उसके पीछे जो ये सुजाता खड़ी है वो उसको बोलती है कि सुजाता ये कितना अच्छा है ना कि हम सब इक्वल सिटीजन्स की तरह, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, हम सब एक ही लाइन में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? वोट दे रहे हैं। तब उसके बाद क्या होता है? और फिर सुजाता बोलती है हाँ यस। और फिर उसके बाद आता है कांता का टर्न आता है। सुजाता फिर बोलती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। फिर कांता वोट देने के लिए आती है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर इन आवर एरिया। तो कांता क्या बोलती है? मैं उसी को उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने कि हमारे एरिया में पानी लाने का वादा किया है, उस एमएलए को वोट दूंगी। और एमएलए क्या है ये हम इसके बाद वाले चैप्टर्स में है, एमएलए वगैरह कैसे वोटिंग होता है ये इसके बाद वाले चैप्टर पे है, आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट। आफ्टरवर्ड्स कांता जब वोट देने के बाद वेल सी यू लेटर कांता, जो ये कौन बोलते हैं? जैन साहिब बोलते हैं, अशोक जैन बोलते हैं। यहाँ पर है ना अशोक जैन, यहाँ पर इधर साइड में है ना अशोक जैन, ये खड़े हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जिनके घर पर कांता काम करते हैं, वो बोलते हैं वेल सी यू लेटर कांता। और फिर कांता बोलती है यस नमस्ते साहिब। उसके बाद फिर यहाँ पर कांता और सुजाता एक साथ जब घर जाते हैं, कांता उससे सुजाता को बोलती है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। गुड़िया कौन? उसकी बेटी। घर में हम बेटी को नहीं बोलते ना, गुड़िया बोलते हैं, ऐसे सब क्यूट से नामों से कभी बुला देते हैं, इसीलिए कांता भी अपनी बेटी को गुड़िया बोलती है। तो बोल रही है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और उसे सर्दी हुई है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। पर क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि ये जो अशोक जैन है, अशोक जैन के घर में ये काम करती है, मुझे पहले उनसे क्या करना होगा कि कुछ पैसे पहले एडवांस पेमेंट लेनी होगी। एडवांस पेमेंट मतलब महीना ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले अपने काम के लिए पैसे लेना, उसे बोलते हैं एडवांस पेमेंट। उसे पहले कुछ एडवांस लेना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में चेकअप कराने ले जा सके। फिर पढ़ते हैं एट होम। जब कांता फिर घर आती है तब क्या होता है? हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। जो कांता अपनी बेटी को बोलती है ये कुछ लो, वो उसे कुछ आढ़ा वगैरह कुछ दे रही है, ये उसे कुछ आढ़ा वगैरह दे रही है या फिर कुछ वो हवाई फवाई दे रही है और बोलती है कि कुछ ये लो तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, वो बोलती है कि कांता अपनी बेटी को बोलती है ये कुछ लो, ये कुछ पियो, कुछ आढ़ा वगैरह कुछ दे रही है और बोलती है कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तब हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलकर फिर कांता फिर काम करने निकल जाती है। और काम करने जाते वक्त वो क्या बोलती है? कांता फिर बोलती है कि जब काम पर जाती है इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन। फिर कांता बोलती है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गुड़िया अक्सर बीमार होती है, द बस्ती इज नेवर क्लीन। वो तो फिर क्या है, कांता क्या रहती है? बस्ती में रहती है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना खुद का मकान रेंट पर ले या फिर खुद का एक घर बनाए, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, बस्ती में रहती है जो कि कभी साफ़ नहीं होती, इसलिए उसकी बेटी को क्या है, उसकी बेटी को बुखार हो गया है उसी के कारण। फिर जब कांता जिनके घर पर काम करते वहाँ पर जाती है तो जैन साहब है ना, उनकी जो बीबी ये
मेक श्योर टू डू दी कॉर्नर्स प्रॉपरली। ये कांता को बोलती है कि कांता ये जो कॉर्नर्स है ये अच्छे से साफ करना। और फिर उसके बाद जो जैन साहिब की जो बीबी थी वो क्या करती है, हियर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट। वो क्या करती हैं, वो कांता को एडवांस देती हैं पर बोलती हैं कि इसकी आदत मत डालने ना कि हर रोज़ आकर मतलब महीना ख़त्म हुआ कि नहीं आकर पैसे मांगो, ऐसा मत करना। जब महीना ख़त्म हो तभी मांगना, एक बार कर ले और मत करना। फिर वो पैसे देती है और कांता बोलते नहीं नो मैम, यह बोलकर फिर जाती है। फिर वो चली जाती है। और फिर क्या होता है दैट इवनिंग, उस इवनिंग क्या होता है कि कांता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के वक्त क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, कांता अपनी बेटी को बोलती है सिर्फ और कुछ मिनट रुको बेटी, हम क्या है देखिए यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन। उनके पास तो पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर इलाज कराएं, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है लाइन बहुत लंबी लगी है। तो फिर वो सोचती है, कांता सोचती है Jane madam and Jane साहिब may stand in a line to vote, but they never have to do it when their children are sick. तो क्या हुआ है कि तो कांता सोच रही है कि जेन मैडम और जेन साहिब हम एक साथ जब वोटिंग के लिए एक लाइन में खड़े हों, पर उनको कभी भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। कब? जब उनके बच्चों का तबीयत खराब हो। क्योंकि वो उनके पास तो पैसा है, वो क्या करेंगे, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहाँ पर पैसे देकर अपना इलाज करा लेंगे। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं इक्वल राइट टू वोट। क्या इक्वल राइट टू वोट क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। जो स्टोरी है बॉब बिगिन्स विथ कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। कांता क्या करती है, इस कहानी आरंभ होती है कैसे, कांता एक लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर मतलब जो काम देता है उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं और जो काम करता है उसे एम्प्लॉय बोलते हैं। तो उसके जो एम्प्लॉयर है मतलब जिनके घर पर वो काम करती है वो उन्हें पहचानती है, वो उन्हें देखकर पहचानती है। और क्या करते हैं, छोटे लाल को भी वो पहचान जाती है जो कि उसके घर के पास ही रहते हैं, हर नेबर। ठीक है, उसके बाद इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट्स इर्रेस्पेक्टिव of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote. This, as you have already read in class 6 book, is called यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी कंट्री जैसे कि इंडिया, उनमें क्या होता है कि हर एक जो 18 ईयर से बड़ा व्यक्ति है उसे क्या होता है वोट करने के लिए अधिकार होता है। उसे क्या करना, वोट करने के लिए अधिकार होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये ना देख करके वो कौन से रिलीजन से है, उसने कितना रिलीजन मतलब उसने कितना एजुकेशन पाया है, वो कितना एजुकेटेड है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, ये सब, या फिर वो गरीब है या अमीर है, ये सब छोड़कर उन्हें वोट के लिए अलाउ किया जाता है। वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज क्या होता है, तब क्या लिखेंगे, इन अ डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। दिस एज यू नो ऑलरेडी, दिस एज यू नो ये आपको नहीं लिखना है, बस लिखना है आपको द कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर लिख देना है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको यही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। हम इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज बोलते हैं। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और ये एक प्रत्येक डेमोक्रेसी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द
the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. क्या होता है ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सब कंट्रीज में, सब डेमोक्रेसी कंट्री में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टेट करता है कि किसके पास कितना वेल्थ है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी हो, इसे ना देखकर उसका एक वोट होता है। इसीलिए क्या होता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हर एक कंट्री में इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। क्या होता है, कांता ये सोचकर क्या होती है, एक्साइटेड होती है एंड खुश हो जाती है कि शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, वो हर एक से और जो और कोई भी है वो उन सबसे इक्वल है। क्योंकि उसका भी एक वोट है, बाकी सबका भी एक वोट है, और वो क्या है, और वो सब एक ही लाइन में खड़े, इसलिए वो सोचकर एक्साइट होती है और खुश होती है। बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। पर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद कांता ये लेस सर्टन हो जाती है, मतलब वो ये नहीं और ये कम सोचती है कि ये सब इक्वल है। क्योंकि जब ये हॉस्पिटल में लाइन के लिए खड़ी हुई थी तब क्या था, तब उसने ये सोचा कि जैन मैडम और जैन सर आया है तो चले जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पर जो गरीब लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं उनको क्या होता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, उसको बताता है व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। शी लिव्स इन अ स्लम। स्लम क्या होता है, स्लम ये होता है कि जब कोई गरीब इंसान, जैसे कोई गरीब इंसान काम की तलाश में जाता है, वो मान लेते हैं मुंबई जाता है, तो उसे क्या लगता है कि गोविंदा जैसा गया था, वो पूरा अमीर हो गया, आज कितना बड़ा फिल्म स्टार है, वैसे ही हम भी जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, हम भी अमीर बन जाएंगे, तो हम अच्छी जॉब्स करेंगे। पर क्या होता है कि सिटी लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। क्या होता है, सिटी लाइफ डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर स्ट्रगल करना होगा, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि वहाँ क्या होगा, वहाँ पर हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर आपको मिलता है एक प्लेट चिकन आपको मिल जाएगा 100 रुपये में, वहाँ पर मिलेगा 200 रुपये में, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। पर क्या है, आपकी अर्निंग अभी ज़्यादा नहीं है, तो क्या है, उन लोगों की अर्निंग कम होती है, तो वो क्या होता है कि वो ज़्यादा और अच्छे घर अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो क्या करते हैं, जहाँ पर भी रहने के लिए मिला, वो क्या करते हैं, कुछ बांस के कुछ खंबे लगा देते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक एक रैप कर देते हैं और उसके ऊपर एल्युमिनियम डाल देते हैं। और वो ये अभी गांव तो नहीं कि यहाँ पर पूरी खुली मिट्टी होगी, वहाँ से लेकर मिट्टी का घर बनाकर उसके ऊपर छत डाल देंगे, हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मुंबई एक शहर है, वहाँ पर तो नहीं मिलने वाला ये सब, वहाँ पर तो हर जगह सिर्फ कंक्रीट है, वहाँ पर तो हर जगह कंक्रीट का जंगल है। तो क्या करते हैं कि वहाँ पर इसे एक स्लम टाइप बन जाता है। स्लम मतलब जो कि जहाँ पर इलीगली लोग रहते हैं, ठीक है, उन्होंने वो जगह खरीदी नहीं थी, पर वो इलीगल रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्लम। जैसे कि मुंबई में क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम है, ये बात याद रख लेना कि ये आपके जीके में आ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ पर है, मुंबई में है। ये क्या लिखा है, शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। और क्या है, वो स्लम में रहती है और उसके घर के पीछे ही क्या है, एक ड्रेन है, एक गटर है, एक नाला है। Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employer to take her child to the doctor। क्या है, कांता की बेटी का तबीयत खराब है, पर वो क्या है, वो छुट्टी नहीं ले सकती। क्योंकि उसे क्या करना है, जैन साहब के घर में काम करना है और उनसे कुछ एडवांस मनी लेना है। अभी तो वो उसके बेटी को हॉस्पिटल ले जा
ले जा पाएगी, वरना वो उसकी बेटी को हॉस्पिटल कैसे लेगी, है ना। इसलिए उसे वहाँ पर आना ही पड़ेगा। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। उसका जो जॉब है एक डोमेस्टिक हेल्पर के, उसका जो डोमेस्टिक हेल्पर का जॉब करती है, मतलब जो घर में काम करती है, वो जॉब उसे थका देता है। एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन लॉन्ग लाइन। फिर वो क्या करती है, फिर वो अपना दिन ख़त्म कैसे करती है, एक लंबी लाइन में खड़ी होकर अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, ठीक है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। क्या है, हॉस्पिटल के सामने जो लोग खड़े हैं वो क्या कर, वो सब गरीब है, क्योंकि अमीर लोग तो जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो तो इतनी लंबी लाइन में खड़े नहीं होंगे। और जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत कम लेते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पर जाएंगे। और क्या है, और वो लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पैसा तो नहीं, पैसा खिलाकर तो ऐसे नहीं जा सकते कि ये लो ढेर सारा पैसा लो और हमको पहले दे दो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले वो क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल है पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ऐसे घूस तो नहीं लेंगे ना। इसीलिए क्या होता है, उसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। और जो ये लाइन है ये किससे डिफरेंट है, जो इलेक्शन जब वोट देने के लिए जो लाइन लगी थी ये इससे डिफरेंट है, ठीक है। और ये वीडियो एंड करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट whether she really is equal? List 3 things from the story above that might make her feel like this. तो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर सी रियली इज इक्वल? क्या कांता के पास इनफ रीज़न है कि वो डाउट करे कि वो सच में इन सब के साथ इक्वल है कि नहीं। आपको इसके 3 रीजन्स लिस्ट करने हैं फ्रॉम द स्टोरी अबव। इस स्टोरी से आपको 3 रीजन्स लिस्ट करने हैं दैट माइट मेक यू फील लाइक दिस। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। टिल देन स्टे होम। वैसे स्टे होम तो मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, अब स्कूल जाना है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बी हैप्पी। बाय बाय।